हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आज के हम लोग अपने वीडियो में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 1 जो है हम लोग पहले किए हैं, उसका आज पार्ट 2 जो है हम आपके लिए बना रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो भी हम वीडियो देंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसा कि उसमें आप जानते हैं कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। उसमें सेक्स सेल का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें गैमेट सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स भी कहते हैं। मेल गैमेट्स अलग होता है, फीमेल गैमेट्स अलग होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और उसके फलस्वरूप जो है वो जाइगोट बनता है। तो अगर हम लोग बात करें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उनको हमने आपको यहाँ पर दिखलाया है। उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये निम्नलिखित स्टेज से होकर के ही गुजरेगा। जैसे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, जैसे मेल है, फीमेल है, तो उसका गैमेट बनता है यानी रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो जैसा आप जानते हैं कि मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो आपका जो होता है एग होता है, या उसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं। तो स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल के केस में, मेल के केस में स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल के केस में जो है वो एग सेल्स बनता है या ओवम सेल्स बनता है। तो एग सेल्स के फॉर्मेशन को हम लोग या ओवा के फॉर्मेशन को, स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। जब ओवा का फॉर्मेशन होता है या एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis। और ये फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं, जबकि स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और यानी इस तरह से दो अलग अलग गैमेट्स बनते हैं जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में दो प्रोसेस है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है, और एक है oogenesis जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है। तो इस तरह से सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी अटेनिंग द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, द मेल टेस्टिस स्टार्ट्स रिलीजिंग द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द फीमेल गैमेट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द एग, यानी एग बनाना वो शुरू कर देता है, यानी ओवरी जो है, और वो भी हार्मोनल चेंज होने के कारण, मैच्योरिटी होने के कारण, और एग जो है वो रिलीज होता है। उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं।
ये मियोसिस प्रोसेस होता है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ हो जाता है। इसलिए गैमेट्स जो होता है यानी एग जो होता है उसमें आपका 23 क्रोमोसोम्स ओवरऑल एग में होता है। और अगर हम लोग बात करें आपका तो स्पर्म में भी जो है आपका 23 क्रोमोसोम्स होता है, 46 नहीं 23 क्रोमोसोम्स। मियोसिस के कारण हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। और इस तरह से जो है जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है तो यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें 23 मेल का 23 फीमेल का और दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद जो है आपस में मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। और इस जाइगोट में जो है आपका 23 प्लस 23 यानी 46 क्रोमोसोम्स होता है, जो ह्यूमन बीइंग में होता है ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स। और इस तरह से जाइगोट डेवलप करके एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ स्टेप में दिया हुआ है। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद गैमेट को ट्रांसफर करना होता है, यानी मेल गैमेट जो होता है हमेशा वो मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जो है वो स्टेबल रहता है, वो एक जगह स्थिर रहता है। मेल गैमेट में मोटिलिटी होती है, उसमें आप देखते हैं कि स्पर्म में टेल होता है, उसकी मदद से वो मूवमेंट करता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक जगह फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ लिख भी दिया हमने कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ऑफ द स्पर्म एंड द एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जब जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करता है, पहले वो एक सेल का होता है, फिर वो डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, 2 सेल से वो 4 सेल बनाता है, 4 सेल से जो है आपका वो 16 सेल बनाता है। इस तरह से बहुत सारे सेल जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वो बन जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो की प्रोसेस होती है और उसके बाद जो है ग्रोथ एंड डेवलप, फिर वो एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे उसमें टिश्यू बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, तो फिर ऑर्गन बनते हैं और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन करके डेवलप कर जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही प्रोसेस होता है, पहले गैमेट बनता है, फिर गैमेट जो है वो ट्रांसफर होता है, फिर दोनों मिलकर के फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो है उसको डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो फिर फर्दर ग्रोथ करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति करता है। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक यानी हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का जो होता है वो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है जिसमें कि फ्लावर लगते हैं और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उस टाइप्स ऑफ फ्लावर जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें एक ही पार्ट होता है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट होता है, यानी एक ही गैमेट होता है, आइदर मेल गैमेट होगा या तो फीमेल गैमेट होगा। तो वही लिखा हुआ है फ्लावर विच कंटेन्स आइदर मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल गैमेट ओनली इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल पपाया है, वाटरमेलन है, आपका इसमें कोकोनट भी होता है, आपका कोकोनट है, उसके बाद आपका हस्क मेलन है, हस्क मेलन भी होता है, हस्क मेलन। उसके बाद आपका कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर पीटीसी। उसके बाद जो है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, फ्लावर विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो होता है वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी उसी फ्लावर पर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं चाइना रोज में हिबिस्कस प्लांट जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, उड़हुल के पौधा, हिंदी में उड़हुल बोलते हैं। तो लाल रंग का उड़हुल हो या चाहे गुलाबी रंग का उड़हुल हो, चाहे सफेद रंग का भी उड़हुल आजकल मिल जाता है, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों रहता है, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, ये सब जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों गैमेट होता है, मेल गैमेट भी होता है और फीमेल गैमेट भी होता है। उसके बाद जो है आपका
पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का कौन कौन पार्ट्स होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावर में जो होता है वो बेसिकली मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है सेपल। सेपल्स जो है वो पहला पार्ट है, उसको हम लोग कलेक्टिवली जो है कैलिक्स भी बोलते हैं। मतलब एक पूरा होल जो होगा, गुच्छा होगा जो नीचे की ओर रहता है, उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और एक एक को हम लोग सेपल्स कहते हैं। तो यूजुअली ग्रीन इन कलर, वो हरा रंग का नीचे रहता है, और वो बर्ड स्टेज में प्रोमिनेंटली दिखता है, और उसका काम भी है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर्स ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। कली जिस समय खिलता है उस समय प्रोटेक्शन देता है, ताकि जो फ्लावर है वो अच्छी तरह से उस होल्स में, गुच्छा में रहे और वो बाद में खिले। तो इसका काम है, एसेसरी होल होता है, फ्लावर को सपोर्ट करता है अर्ली बर्ड स्टेज में। उसके बाद है पेटल्स, जो कि कलेक्टिवली जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं, जिसको हम लोग फूल की पंखुड़ी कहते हैं, हिंदी में हम लोग पंखुड़ी बोलेंगे। जो पेटल्स, एक एक को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। दे आर ब्राइटली इन कलर, वही यही जो है फूल को रंग देता है। अगर पेटल्स उसका रेड कलर का है तो रेड उड़हुल होगा, अगर उसका पेटल गुलाबी कलर का है तो गुलाबी उड़हुल होगा, अगर वो सफेद रंग का है तो सफेद रंग का फूल होगा। तो फूल को रंग प्रदान करता है उसका पेटल्स, और ये ब्राइटली कलर का होता है, चमकीला रंग का होता है, उसी में जो है वो चमक होता है, कलर होता है, और वो सेंटेड भी होता है, एंड आर सेंटेड, जिसमें फ्रेग्रेंस होता है, मतलब उसमें महक होती है, जिसको हम लोग सूंघते हैं, जैसे गुलाब का हो गया पंखुड़ी। तो और वही विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और उसी के अट्रैक्शन में नेक्टर को लेने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, जो भी जनरली इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं उसके सेंटेड पार्ट को लेकर के, और वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी मेल गैमीट को ट्रांसफर करवाने में मदद करते हैं। आगे हम लोग पॉलिनेशन देखें। दे ऑल्सो गिव्स कलर टू द फ्लावर, फ्लावर को कलर भी जो देता है वो उसका पेटल्स देता है। तो पेटल्स जी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। उसके बाद जो है आपका स्टैमेन है। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोसियम, उसको हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं पूरा स्टेमेन को, और ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो पेटल्स और सेपल्स है इसको एसेसरी होल कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस को ये हेल्प करते हैं, जैसे पॉलिनेशन में ये मदद करता है, ये बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, और उसी समय खत्म हो जाएगा तो फिर फ्लावर जो है वो डेवलप नहीं करेगा। तो ऑल्दो दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट बट दे हेल्प द फ्लावर, इसलिए इसको एसेसरी होल कहते हैं। एसेसरी होल, एसेसरी होल कहेंगे, होल माने गुच्छा, एसेसरी होल है, ACCESSORY, एसेसरी होल है। रिप्रोडक्टिव होल जो होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमेन होता है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल या कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो स्टेमेन जो होता है इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर which is divided into 2 parts called एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एंथर और दूसरे को बोलते हैं फिलामेंट। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो गोल सा हेड के जैसा है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और नीचे वाला जो स्टॉक होता है, जो डंठल होता है, स्टॉक STAL के स्टॉक, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये 2 पार्ट में आपका जो है वो स्टेमेन डिवाइडेड रहता है। ऊपर वाले हिस्से में जो हेड होता है, एंथर जो होता है, उसके अंदर जो है आपका पोलन ग्रेन्स होता है। एंथर के अंदर जो है वो पाउडरी सबस्टांस होता है जो मेल गैमिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो मेल जर्म सेल जो है उस पोलन ग्रेन्स के अंदर ही रहता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर एक्चुअली रहता है मेल जर्म सेल्स जो होता है, जिसको हम लोग एंथर के अंदर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स के अंदर रहता है। तो अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स को देखें तो ये एक तरह से डबल लेयर का होता है। जो आउटर लेयर होता है उसको एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। आउटर थिक लेयर होता है एक्साइन का, और इनर जो लेयर होता है वो थिन लेयर होता है, और इसी के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का जो कवरिंग है उसके अंदर जो है मेल जर्म सेल्स रहता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच कंसिस्ट ऑफ द मेल जर्म सेल। स्टिल, कार्पेल, गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो चौथा पार्ट्स जो है फ्लावर का वो है पिस्टिल, कार्पेल, गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है हम लोग
इस तरह से डिनोट करते हैं फीमेल को, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, वो आपको वहां भी लिखे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, और उसको गाइनोसियम भी टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कार्पेल या पिस्टिल होता है। इसका पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, यहां देख पा रहे हैं डायग्राम में। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है स्टाइल, और तीसरा पार्ट है वो नीचे का हिस्सा जो होता है, जो फुला हुआ भाग होता है, स्वोलन पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट में जो है आपका पिस्टिल जो है वो बटा हुआ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर का बटा हुआ होता है। जो स्टिग्मा है इट इज स्टिकी नेचर, ये चिपचिपा होता है, ताकि अगर पोलन ग्रेन्स इस पर जो है गिरे या पोलन ग्रेन्स आकर के इस पर जब गिरता है तो वो चिपक जाता है, इससे स्टिग्मा उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो स्टिग्मा जो होता है वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर वाला पहला भाग जो होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है एंड रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के दौरान जब कोई इंसेक्ट ट्रांसफर करता है या विंड के जरिए होता है, यानी एयर के जरिए, हवा के जरिए उड़ के आता है, या अगर वाटर प्लांट है तो उसमें वाटर के जरिए होता है, तो जिस भी मीडियम से ये आता है तो उसको ये स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। दूसरा पार्ट जो है वो स्टाइल है। स्टाइल जो है वो इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट्स स्टिग्मा, ऊपर से स्टिग्मा को इनटू ओवरी, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है स्टाइल, एंड एनी पोलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। और कोई भी पोलन ट्यूब स्टिग्मा के पास जो पोलन ग्रेन्स है वो मैच्योर करके डेवलप करके पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब जो है उसी स्टाइल के जरिए जो है वो ओवरी के ओव्यूल के अंदर पहुंचता है, जहां पर कि इम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ओव्यूल के इम्ब्रियो सैक के अंदर एग रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल रहता है, फीमेल जर्म सेल रहता है, जहां पर अगर हम मेल पार्ट को ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होगी, जिसके पश्चात जाइगोट बनेगा और प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी जो है वो लास्ट पार्ट है, बेसल सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। इट चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का स्टेज होता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट डेवलप करता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल जो अंदर का रहता है वो सीड बन जाता है। इसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आगे फिर देखेंगे। तो ओव्यूल जो होता है, ओवरी के अंदर ये आप देख रहे हैं गोल सा स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल है, यहाँ लिख दिए हम। और ओव्यूल के अंदर रहता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर जो है एग सेल रहता है, ओवम रहता है, यानी कि प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है, एग सेल, वो ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक के अंदर रहता है। ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर रहता है। तो हम लोग देखें तो वहां भी ओव्यूल के अंदर जो है आपका जो इंटाइन है और एक्साइन है, जो लेयर से ढका हुआ, और उसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ओव्यूल के एग रहता है। तो ओव्यूल इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। द ओव्यूल कंटेन्स फीमेल गैमेट, एग सेल एंड इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है और दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है और जाइगोट फॉर्मेशन में मदद करता है। पॉलिनेशन, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले प्लांट में पॉलिनेशन होना होगा, यानी कि मेल गैमेट को ट्रांसफर करना होगा फीमेल गैमेट पर। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हम लोग इस स्टेप में शुरू में भी अपने वीडियो में देखे थे। तो उसके बाद जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, दैट इज द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल और पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जब मेल गैमेट को हम लोग फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसको हम लोग ऑटोगैमी भी बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि एक प्लांट के पास जो है एक प्लांट है, उस प्लांट में जो है आपका 2 फूल खिला है, 2 फ्लावर खिला है, तो अगर, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो एक ही फ्लावर के मेल पार्ट का ट्रांसफर जब उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे
सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी। लेकिन अगर एक फूल का जो मेल पार्ट है उसी प्लांट के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पर अगर ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट अगर एक होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। और उस प्रक्रिया को लेकिन हम लोग जियोटोनोगैमी बोलते हैं पॉलिनेशन के केस में। तो यहां पे वही लिखा, दोनों तरह से पॉलिनेशन होता है। उसी फ्लावर के मेल पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाएगा तो उसको हम लोग ऑटोगैमी कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर एक फूल का, एक ही प्लांट में अगर 2 फूल खिला है तो उसका एक का मेल पार्ट जो है, एक फ्लावर का मेल पार्ट उसी प्लांट के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पर जाएगा, फ्लावर का बदल जाएगा दोनों फ्लावर, तो उसको भी हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जियोटोनोगैमी, उसमें फ्लावर अलग हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आगे हम लोग करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट का जो फूल होता है उसका मेल पार्ट जो होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर के यानी फूल के फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होता है, प्लांट अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन 2 प्रकार का है, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगेमी कहते हैं, उसको टेक्निकल टर्म में XENOGAMY जेनोगेमी। इसमें होता है कि प्लांट ही अलग अलग होता है, 2 डिफरेंट प्लांट होता है उसी स्पीसीज का। जैसे मान लीजिए आप 2 रोज प्लांट लगाए हैं अगल बगल में, तो एक रोज प्लांट का फ्लावर का जो मेल गैमिट है वो दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर के फीमेल गैमिट पर जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वही चीज लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ यानी कि फीमेल गैमिट ऑफ अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसी वही है, 2 रोज प्लांट ही होगा, लेकिन 2 अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर जब ट्रांसफर होगा उसका मेल गैमिट दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल गैमिट पर जब ट्रांसफर होगा देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत सारे एजेंट के जरिए होता है, जिसको हम लोग फैक्टर्स भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सबसे पहला जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स का जो नाम है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 6 प्रकार के एजेंट्स हैं। जैसे विंड है, हवा के जरिए भी मेल गैमिट जो है वो एक फ्लावर का दूसरे के फीमेल गैमिट पर, दूसरे फ्लावर का चाहे उसी प्लांट पर हो चाहे डिफरेंट प्लांट पर हो ट्रांसफर होगा। तो हवा के जरिए जब मेल गैमिट ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। और दूसरा जो है वाटर के जरिए अगर पॉलिनेशन होता है यानी मेल गैमिट जो है वो फीमेल गैमिट पर ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट्स के जरिए होगा, कोई अगर इंसेक्ट्स भी करता है, इंसेक्ट्स तो बहुत अट्रैक्ट होता है, फ्लावर का कलरफुल पार्ट जो पेटल्स होता है सेंटेड होता है उसके पास जाता है और इस दौरान जो है वो मेल गैमिट से पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से यानी स्टैमेन के एंथर से फीमेल गैमिट के स्टिग्मा पर जो है ले जाकर के ट्रांसफर करता है। तो उस तरह के हम लोग पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट्स के जरिए जब होता है तो उसको एंटेमोफिली बोलते हैं। एंटेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील अबाउट इंसेक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एंटेमोफिली उसी से रिलेटेड टर्म है। अगर बर्ड्स पॉलिनेशन में मदद करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंथोफिली। अगर बैट्स के जरिए पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलेंगे चिरेप्टेरोफिली। और अगर स्नेल्स के जरिए भी चिपक करके जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल गैमिट पर ट्रांसफर होता है स्नेल्स के जरिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलेकोफिली। तो ये था आपका पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन करने वाले एजेंट्स का नाम। अगर पॉलिनेशन होगा यानी मेल गैमिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल गैमिट के पास, तो अब आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है प्लांट्स के केस में। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये NCERT बुक का आपका डायग्राम है जो कि आपको याद रखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसको आपको यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स का नाम जो है आपको लिखना रहेगा, लेवल यहाँ करना रहेगा। देखिए हम तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, लेकिन आपको जो है हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो है जो NCERT बुक में है उसको मेमोराइज करना है, यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे पहला जो है ये आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है जो जब गिर जाएगा फीमेल पार्ट इस जो होता है यानी पिस्टिल के
ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा पर जो कि स्टिकी होता है तो चिपक जाता है। तो ये पहला वाला जो हिस्सा है या पोलन ग्रेन्स आया, मेल गैमेट का ट्रांसफर हो गया, आपका पॉलिनेशन हो गया, तो जब वो फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पर आया तो चिपक गया, तो इसको आपको लिखना है पोलन ग्रेन। उसके बाद ये जो पोर्शन जो है ये ऊपर वाला ये स्टिग्मा है, यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन्स के अंदर जो डेवलप करके पोलन ट्यूब बनाता है, अभी हम लोग स्टेप में देखेंगे, और उस पोलन ट्यूब के अंदर जो है आपका मेल जर्म सेल रहता है, और ये मेल जर्म सेल यहाँ पर आपको देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये मेल जर्म सेल जो है इस स्टाइल के जरिए ये पोलन ट्यूब के साथ आएगा, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये जो बना हुआ है अंदर का ये पोलन ट्यूब है। तो मेल जर्म सेल, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब ये आपको लिखने के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मेन कंपोनेंट ओवरी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर फीमेल जर्म सेल। ये इतना ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बाकी हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बनाया है। तो पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, और ये मेल जर्म सेल है, ये पोलन ट्यूब है, ये बड़ा सा भाग जो फूला हुआ भाग है ये बाहर का ये ओवरी है। उसके बाद यहाँ पर अंदर में 3 सेल है, इसमें से एक बीच वाला जो है वो है फीमेल जर्म सेल। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है पॉलिनेशन के बाद। पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेट लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। तो जो पहला स्टेप है उसमें पोलन ग्रेन जो है जो मेल गैमेट लिए हुए रहता है, मेल जर्म सेल लिए रहता है, वो फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पर लैंड करता है, और पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन वही कैरी करके आता है, उसके बाद ये पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप करता है यहाँ पर स्टिग्मा के पास, फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है एंड स्टार्ट्स फॉर्मिंग पोलन ट्यूब। अब वो पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है पोलन ग्रेन जो है। फिर पोलन ग्रेन डिस्चार्ज मेल गैमेट इनटू पोलन ट्यूब, ये ट्यूब के जरिए आता है। तो पोलन ग्रेन जो है जिसके अंदर मेल जर्म सेल रहता है, मेल गैमेट रहता है, वो उस पोलन ट्यूब में रिलीज कर देता है, और पोलन ट्यूब जो है वो उस मेल जर्म सेल को लेकर के ओवरी के ओव्यूल के अंदर आता है। तो वही लिखा हुआ पोलन ट्यूब रीचेस ओवरी एंड एंटर्स इनटू ओव्यूल फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड। ये जो एंड आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड से जो है वो इंटर करता है। पोलन ट्यूब जो होता है वो उसके अंदर पोलन ग्रेन के द्वारा रिलीज किया हुआ जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के जरिए ट्रांसफर होकर के ये ओवरी के ओव्यूल के अंदर रहता है। ये बड़ा वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, और ये तो ऊपर वाला ब्लैक वाला भाग ये ओवरी है, और ये इम्ब्रियो सैक है, ये जो जिसमें आपका जहां पर आपका फ्यूजन होगा, जहां पर एग सेल है यानी कि फीमेल सेल है, तो ओव्यूल के अंदर फीमेल सेल है। फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड से वेर इट फाइनली रिलीजेज मेल गैमेट्स, जहां पर ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट को रिलीज कर देता है इस ओव्यूल के अंदर, और मेल गैमेट फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट, और उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जब ये प्रवेश करता है माइक्रोपाइल एंड से मेल गैमेट पोलन ट्यूब के द्वारा डाला जाता है, तो यहाँ पर ही आपका रहता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है फिर फीमेल गैमेट के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और inside the ovule male gamete fuses with female gamete inside ovule and fertilization takes place which result in the formation of zygote। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जो है इसको भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऊपर यहाँ 3 सेल यहाँ है, 2 सेल यहाँ है और 3 सेल यहाँ है। टोटल जो है 7 सेल में 8 गैमेट्स यहाँ पर बन रहा है। 8 सेल्स का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जिसमें आपका इम्ब्रियो सैक, ये ब्लैक वाला भाग जो है ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर बीच में यहाँ पर एग सेल होता है जिसको हम लोग फीमेल जर्म सेल के रूप में दर्शाते हैं, फीमेल का गैमेट है। इसके दोनों अगल बगल जो है इसको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर 2 सेल्स होता है बीच में सेंटर में, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडीज बोलते हैं, पोलर बॉडीज बोलते हैं। और सबसे ऊपर में जो 3 सेल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, उसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और ये नीचे वाला 2 सिनर्जिड्स है, एक बीच में जो है आपका फीमेल जर्म सेल है यानी एग सेल है या ओवम है, और बीच में पोलर बॉडी है जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक बार फर्टिलाइजेशन तो फीमेल जर्म सेल इम्ब्रियो सैक के अंदर जो है उसके साथ हुआ है,
दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा, इसीलिए उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग जिक्र करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन कर दिए, यहाँ करवा दिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करवा दिए और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। जो ये आपको याद होगा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे, ये जो ओव्यूल है एक केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण जो पोलन ट्यूब के से होते हुए जो मेल जर्म सेल है वो इस फीमेल जर्म सेल की तरफ अट्रैक्ट होकर आता है ओव्यूल के अंदर, जिसको हम लोग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहे थे। तो इसके कारण जो है ये पोलन ट्यूब के जरिए जो है ये मेल जर्म सेल जो है यहाँ पर जब लैंड करता है तो उसके बाद ये डेवलप करके इसके साथ आते हुए और ये यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल जर्म्स के सेल के साथ मेल जर्म सेल फ्यूज कर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके उपरांत जाइगोट बन जाता है। जाइगोट डेवलप करके जो है आपका धीरे धीरे बहुत सारा सेल्स बनाता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो फिर डेवलप करता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है और उससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसी तरह का रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब यहाँ पर जो है वो जाइगोट बनने के बाद जो है उसको डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें जाइगोट चेंज करके एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से जो है आपका वो ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी फ्रूट बनेगा। तो ओव्यूल जो होता है इस ओवरी के अंदर वो सीड में तब्दील हो जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो डेवलप करके फ्रूट बनाता है। और पेटल सेपल्स स्टैमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो श्रिवेल हो जाते हैं, माने वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं एंड फॉल ऑफ, और वो बाद में गिर जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता है। ये जो चेंजेज है आपको भी अक्सर परीक्षाओं में आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में द जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो आफ्टर डेवलपमेंट चेंजेज इनटू फ्रूट। द ओवरी ऑफ द जो रहता है पूरा ओवरी, जो होल ओवरी है, चेंजेज इनटू फ्रूट, द ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड एंड द पेटल सेपल्स स्टैमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवेल एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो आफ्टर fertilization the ovary develop into fruit and the ovule develop into seed is called the future plant because उसके अंदर जो होता है आपका एम्ब्रियो रहता है। एम्ब्रियो के अंदर जो है वो जर्मिनेट करने के लिए गैमेट रहता है। तो एम्ब्रियो के अंदर जो है आप डेवलप करेगा वो फ्यूचर प्लांट बनाएगा। तो पार्ट्स ऑफ सीड को हम लोग आगे देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सीड में जो है आपका सबसे पहले जो है पार्ट्स ऑफ सीड में, इसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स नहीं है। तो सबसे पहला जो आप सीड देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर, तो हम लोग का जो डायग्राम है वो एक डाइकोटाइलिडोनस प्लांट का सीड है। डाइकोट प्लांट जिसमें दो बीज होते हैं, जैसे चना को अगर आप खोलेंगे तो उसमें दो बीज दिखता है, उसी का यहाँ डायग्राम है। तो उसका बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सीड कोट, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये आउटर जो है वो सीड कोट है और इसमें दो कोटालिडोन्स है। ये दो कोटालिडोन्स से दो बीज पत्री है, दोनों में फूड स्टोरेज का ये काम करता है। सीड के लिए ये फूड स्टोरेज का काम करता है जिसको हम लोग कोटालिडोन कहते हैं। ये इट स्टोर्स फूड, ये फूड स्टोरेज के लिए यहाँ डायग्राम बनाया गया है। उसके बाद इसमें दो पार्ट होता है। ये ऊपर की तरफ जो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूमुल, PLUMULE, प्लूमुल। वो जब ग्रोथ करता है सीड को, जब हम लोग मिट्टी के अंदर लगाते हैं, सॉइल के अंदर लगाते हैं, उसको जब सनलाइट मिलता है, उसको टेम्परेचर मिलता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, यानी वाटर मिलता है, तो वो जर्मिनेट कर जाता है। और जर्मिनेट करता है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लूमुल, वो जर्मिनेट करके बनाता है फ्यूचर सूट, यानी जमीन के ऊपर वाला भाग जो है जिसमें आपका तना है, पत्ती है, उसके बाद फिर वो ब्रांचेस आता है, फिर उसका डेवलप करता है, तो उसी में जो है बर्ड्स होता है, फिर उसमें फ्लावर निकलता है, फिर उसमें फ्रूट लगता है। यानी जमीन के ऊपर का हिस्सा जो ब्रांचेस, जो बाकी पार्ट बनता है प्लांट का, वो फ्यूचर सूट है। वो सूट प्लूमुल डेवलप करता है, ऊपर वाला भाग जो है, और सीड का नीचे वाला भाग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, उससे डेवलप करता है उसका जड़, यानी प्लांट का रूट डेवलप करता है, वो नीचे की ओर ग्रो करता है। और ऊपर हम लोग लगा करके रखते हैं उसको, ताकि ऑक्सीजन भी मिलते रहे, टेम्परेचर मिलते रहे नीचे के पार्ट से, जमीन से,
और उसको जो है आपको वाटर देते हैं और सनलाइट मिलता है। तो ये 4 चीज़ें कंडीशन जब फुलफिल होता है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। उसका ऊपर वाला भाग जो प्लूमुल है वो फ्यूचर शूट बनाता है, प्लांट का ऊपरी हिस्सा बनाता है, और जो रेडिकल है वो नीचे वाला भाग जो है वो रूट बनाता है, जड़ बनाता है। तो इस तरह से इसमें 4 भाग है। सीड कोट जो है आपको जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। कोटाइलडोन्स जो है स्टोर करके फूड रखता है जिससे वो आगे की ओर ग्रो करता है। प्लूमुल जो है वो फ्यूचर शूट बनाता है, रेडिकल जो है फ्यूचर रूट बनाता है। इस तरह से सीड जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोकोटाइलिडोनस सीड, जिसको शॉर्ट में हम लोग मोनोकोट सीड बोलते हैं, और एक होता है डाइकोटाइलिडोनस सीड, जिसको हम लोग शॉर्ट में डाइकोट सीड बोलते हैं। मोनोकोटाइलिडोनस सीड में और डाइकोट सीड में बेसिक डिफरेंस यही है कि मोनोकोट में सिंगल कोटाइलिडोन होता है, एक ही बीज होता है, और उसका एग्जाम्पल आपका व्हीट है, राइस है, आपका शुगर कैन प्लांट है, ग्रासेस है, मेज है, अनियन है। ये सब प्लांट जो होता है उसका सीड जो होता है वो एक सिंगल कोट का होता है। ज्यादातर ग्रेन्स है, मेज है, जो भी अनाज होता है वो कोटाइलिडोन्स उसमें 1 होता है, उसको हम लोग मोनोकोट बोलते हैं। डाइकोट प्लांट जो होता है उसमें 2 कोटाइलिडोन्स होता है। 2 कोटाइलिडोन्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट और डाइकोटाइलिडोनस प्लांट। और इसका एग्जाम्पल जो है आप सामान्य तौर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्राम चना। चना में 2 बीज होता है, 2 बीज पत्री होता है, कोटाइलिडोन्स होता है। 2 बीज पत्री होता है, कोटाइलिडोन्स होता है। और राजमा में भी 2 बीज पत्री होता है, कोटाइलिडोन्स 2 होता है, वो डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल है। मटर में भी होता है, पी प्लांट भी होता है। ये सभी प्लांट जो है आपको डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल है। और इस तरह से सीड जो है वो 2 प्रकार का होता है। अब जो हम लोग का बाकी हिस्सा जो प्लांट का जो रेस्ट पार्ट बच गया है, जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, वो लास्ट पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 टाइम्स। 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारा जो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर यानी फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा है, जब मेल पार्ट ट्रांसफर होकर आता है फीमेल पार्ट पर पोलिनेशन के बाद, तो वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। उस पोलन ट्यूब में के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक से 2 मेल गैमेट जो है वो एंटर करता है, और पोलन ट्यूब जो है उसको कैरी करके माइक्रोपाइल एंड से ओवरी के ओव्यूल के अंदर ले जाता है। और 2 पोलन ट्यूब यानी 2 मेल गैमेट होने के कारण वहां पर जो है आपका 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। 1 मेल गैमेट जो उसमें होता है, जिसको फर्स्ट मेल गैमेट बोलते हैं, मेल जर्म सेल जो होता है वो आपको सामान्य फर्टिलाइजेशन करता है, यानी वो एक सेल के साथ 1 फीमेल जर्म सेल के साथ जो है वो फ्यूज कर जाता है, और फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। ये डिप्लॉयड होता है, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस और दूसरे फीमेल जर्म सेल का न्यूक्लियस जो है दोनों फ्यूज करके, दोनों न्यूक्लियस मिल करके डिप्लॉयड जो है वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर डेवलप करके जो है एम्ब्रियो बनाता है, और वो एम्ब्रियो से जो है आपका ओवरी का पूरा हिस्सा जो है वो फ्रूट बन जाता है। लेकिन अगर ये फ्रूट डेवलप करेगा तो उसको भोजन कौन देगा, उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? वी विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फ्रूट। तो उसके लिए प्लांट में ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब जाइगोट का ग्रोथ होने के लिए, फ्रूट को डेवलप करने के लिए, एम्ब्रियो बनकर वो डेवलप करेगा, तो दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन होगा, सेकंड मेल गैमेट जो है वो बीच में, अगर आपको याद होगा डायग्राम को आप देखिए, उसमें जो 2 पोलर बॉडी यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, उसके साथ वो दोबारा फ्यूज करता है। फर्स्ट सेकंड वाला मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है ट्रिप्लॉइड, क्योंकि एक मेल गैमेट के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और 2 पोलर बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। एक पोलर बॉडी में एक न्यूक्लियस और दूसरे पोलर बॉडी में भी दूसरा न्यूक्लियस, और दोनों मिलकर के जो है वो 3 न्यूक्लियस यानी कि 3 स्ट्रक्चर बना। फ्यूज तो सारा न्यूक्लियस कर जाता है, यानी ट्रिप्लॉइड जो है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पेन बोलते हैं। और इस तरह के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई का और एक मेल गैमेट का। और इसके कारण जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो पेन होता है, और वही ट्रिप्लॉइड फ्यूजन के पश्चात जो होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है, जिसके पश्चात जो है पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। विल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फ्रूट।
और ये फ्रूट को भोजन देता है। फ्रूट उस फूड को लेकर के फ्रूट जो है वो डेवलप करता है, और डेवलप करके ओवरी जब राइपन हो जाता है, पक जाता है, तो हम लोग उस डेवलप किया हुआ, तैयार किया हुआ फल को खाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है प्लांट में, सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार जो फ्यूजन हुआ है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बाद जाइगोट बना है। दूसरी बार जो मेल गैमेट होता है उसका फ्यूजन जो है 2 पोलर बॉडी यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, उसी को पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इसके पश्चात जो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और इसके पश्चात जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि डेवलपिंग फ्रूट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को अब हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट किया। अब ह्यूमन बींग में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको देखेंगे। तो जो प्रोसेस है वो शुरुआत में जैसा हमने बताया है वीडियो के शुरू में, वो ऐसे ही है जैसे कि पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद जो है आपका फर्टिलाइजेशन होगा। जब गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाएगा और मेल और फीमेल गैमेट जब मिल जाएगा तो उसका फ्यूजन के पश्चात जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है आपका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद जो है वो डेवलप करके बहुत सारा मल्टीपल सेल्स बनाएगा, यानी वो टिश्यू बनेगा, और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, और उससे जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस विच इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग में होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम, या गैमेट्स, 2 गैमेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो दिस गैमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड गोनेट्स। तो हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको गोनेट्स कहते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि हमारा टेस्टिस है और ओवरी है। मेल गैमेट टेस्टिस है और फीमेल गैमेट जो है ओवरी है। तो गोनेट्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है वो होता है टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस होता है, जिसका काम है हार्मोन रिलीज करना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका टेस्टिस मैच्योर नहीं रहता है, उसका टेस्टिस को मैच्योर कराता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो प्यूबर्टी स्टेज आने पर, यानी 11 से 13 साल की अवस्था आने पर, मैच्योरिटी स्टेज आने पर टेस्टिस जो है बी मैच्योर कर जाता है, और वह एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड स्टार्ट्स रिलीजिंग अ सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसके साथ साथ टेस्टिस का एक और काम है कि वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो वो अपने साथ साथ मैच्योरिटी के पश्चात जो है वो टेस्टिस को मैच्योर करके स्पर्म भी रिलीज करवाता है, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन वो करवाता है। उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी, फीमेल में भी होता है एक जोड़ा ओवरी, जिसका काम है रिलीज करना मैच्योरिटी के पश्चात, वो भी प्यूबर्टी स्टेज आने पर फीमेल का 11 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था में मैच्योरिटी यानी प्यूबर्टी आने पर ओवरी भी मैच्योर हो जाता है एंड स्टार्ट रिलीजिंग फीमेल सेक्स हार्मोन। इन केस ऑफ फीमेल देयर आर 2 फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं ESTROGEN, कहीं कहीं पर से भी स्टार्ट होता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ओवरी रिलीज करना शुरू करता है। उसके साथ साथ वो ओव्यूलेशन भी करवाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है, यानी मेनार्ची, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्ची, यानी मासिक चक्र भी मैच्योरिटी शुरू होने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो 28 दिन का साइकिल प्रोसेस है, वो भी हार्मोन एस्ट्रोजन यानी के कारण वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और किसी फीमेल के बॉडी में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्ची। और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही दौरान 28 दिन के साइकिल में के मिड में यानी 14वें दिन जो है वो एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी फीमेल गैमेट भी बन जाता है। तो अब एक एक करके हम लोग दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो निम्नलिखित अंगों में बटा हुआ है। उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जो मेन ऑर्गन होता है वो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। 2 टेस्टिस होते हैं,
दूसरा है स्पर्म डक्ट और भास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को कैरी करके ले जाएगा, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है भास डिफरेंस। तीसरा जो है वो है इपिडिडाइमिस, एक इपिडिडाइमिस भी स्ट्रक्चर होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं अलग से दिया है लेकिन वो स्ट्रक्चर में है, वो डायग्राम में है, इपिडिडाइमिस का भी रोल है। उसके बाद चौथा जो है आपका ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, पांचवा सेमिनल वेसिकल, छठा है आपका बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, COWPER, कॉपर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है, याद रखेंगे, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। और सातवां स्ट्रक्चर जो है वो है स्क्रोटम, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस फिट रहता है, या जिसमें टेस्टिस को वो कंटेन करके रखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम। और आठवां है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। तो इस तरह से 8 ऑर्गन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि टेस्टिस जो है इस स्क्रोटम में, यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्क्रोटम, उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी, यानी स्टेज आने पर, यानी वो जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, 12 साल 13 साल की अवस्था जब आ जाता है लड़कों में, तो मेल में वो टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करता है। साथ ही साथ मेल सेक्सुअल हार्मोन जो है, या जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसके कारण मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी मेल में चेंजेज होते हैं, यानी फेशियल हेयर्स आते हैं, उसके बाद चेस्ट जो है वो ब्रॉडन हो जाता है, शोल्डर ब्रॉडन हो जाता है, आपका बॉडी पर हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक रीजन और पेल्विक रीजन में हेयर्स आ जाते हैं, आर्म पिट में हेयर्स आ जाते हैं प्यूबिक रीजन में, और भी बहुत सारा चेंजेस जो है, आवाज़ भारी हो जाती है, और मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल चेंजेस भी होता है, जो कंट्रोल किया जाता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। और टेस्टिस का यही काम है। ये चीज ओवल शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से इंटरनल स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के अंदर रहता है, उससे हमारा टेस्टिस बना हुआ रहता है, जो विच प्रोड्यूसेस, यही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है इमैच्योर स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये इमैच्योर जो है आपको स्पर्म प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस जो है, और जा करके ये एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, जहां पर ये मैच्योर होता है, और फिर वो मैच्योर स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस से कनेक्ट है आपका स्पर्म डक्ट, अगर आप डायग्राम को देखें तो, और स्पर्म डक्ट यानी वो ट्यूब में फिर वो चला जाता है पेनिस के पास जाने के लिए। तो एपिडिडाइमिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अबव द टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एक एपिडिडाइमिस छोटा स्ट्रक्चर है। टेस्टिस इमैच्योर, यानी टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है इमैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस करके एपिडिडाइमिस को दे देता है, जहां पर वो स्पर्म जो है वो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद जो है वो फिर जाएगा भास डिफरेंस, जो आपका दूसरा या स्पर्म डक्ट ऑर्गन है उसमें, वहां पर वो तीनों ग्लैंड जो है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और आपका साथ में है बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जो म्यूकस रिलीज करता है लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए, वो सभी का सिक्रीशन लेने के बाद जो है स्पर्म स्ट्रांगली न्यूट्रिटिव हो भी जाता है भोजन लेने के बाद, और एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन पाने के बाद वो सीमेन बन जाता है, और वो फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस से रिलीज होता है। तो इस तरह से जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है which produces the immature sperm cells and stores into the epididymis for maturity, maturity वहां epididymis में जो है वो sperm mature हो जाता है। in testis there is another part, testis में एक और भाग है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप समझिए, जिसका नाम है लेडिक सेल्स, LEYDIC। ये लेडिक सेल्स जो होता है, इसका काम क्या है, तो टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स होता है विच प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स तो जो है आपका स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, इमैच्योर स्पर्म, और उसके अंदर का जो लेडिक सेल्स है वो हार्मोन टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेडिक सेल्स जो है टेस्टिस का रिलीज करवाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो स्पर्म, सेमिनिफेरस सीमेन स्पर्म से रिलेटेड है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये टेस्टिस का काम है। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है आपका स्पर्म डक्ट और भास डिफरेंस है,
स्पर्म डक्ट और भास डिफरेंस जो होता है, लॉन्ग भास्टर डिफरेंशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को कैरी करता है, वो जुड़ा हुआ रहता है आपका टेस्टिस के ऊपर में, जो इपिडिडाइमिस एक स्ट्रक्चर है वहां, और ये टेस्टिस से रिलीज होकर इपिडिडाइमिस में जो है आपका मैच्योर होता है स्पर्म जो है, तो वहां से ये आपका भास डिफरेंस कनेक्ट होता है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से मैच्योर स्पर्म ये रिसीव करता है, एंड ऑल्सो गेट्स सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बुल्बोरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड टू बिकम सीमेन, और उसको लेने के बाद वो सीमेन बन जाता है। तो इन सभी का सिक्रीशन ये तीनों ग्लैंड जो है वो उसी में ऐड करता है अपना इसी स्पर्म डक्ट और भास डिफरेंस में। उसके बाद जो आपका अगला ऑर्गन है वो है इपिडिडाइमिस, इसके बारे में हम लोग आगे फिर देखते हैं। इपिडिडाइमिस जो है तो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है विच रिसीव्स द मैच्योर स्पर्म, यानी वेयर द स्पर्म गेट मैच्योर, मैच्योर होता है जहां स्पर्म, वो स्पर्म रिलीज करता है टेस्टिस, और वहां पर इपिडाइमिस में जाकर के स्पर्म मैच्योर हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी एक जो स्क्रोटम आपका जो ऑर्गन है उसके बारे में भी देखें, चूंकि यहाँ इसका ये डायग्राम है। तो स्क्रोटम जो होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज थर्मो रेगुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है टेस्टिस, जिसके अंदर कवर रहता है, जिस टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर जो रहता है, तो स्क्रोटम जो है वो उसका थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये इसका एक तरह से रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, यहाँ पर वो क्या करता है कि थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, टेम्परेचर को कम करता है, लोअर करता है, बिकॉज इट लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बॉडी का अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है, अगर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो स्क्रोटम के पास जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री कम होगा, उसको वो कम करके रखता है, सो दैट स्पर्म का इजी वे में फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए कंडीशन है, तो वो उसको बनाता है, मेंटेन करता है। बिकॉज इट लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है बिलो देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। यहां लिखा है, यहां से आप यहां लिए फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, किसके लिए वो कम करता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर को कम कर से वहां का टेम्परेचर यानी कि टेस्टिस का टेम्परेचर एंड स्क्रोटम कम करके रखता है, ताकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। सो स्क्रोटम इज एक्ट लाइक अ थर्मो रेगुलेटर एंड इट लोअर्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्क्रोटम का काम है। उसके बाद जो आपका ऑर्गन आएगा वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड को भी हम लोग देखते हैं। आगे जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। जो स्पर्म सेल होता है वो मेल गैमिट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल गैमिट के रूप में काम करता है। इसमें जो स्पर्म होता है उसमें 3 पार्ट्स होता है। एक जो गोल सा जो रीजन है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, बीच में मिडिल पीस होता है, और एक लंबा सा टेल होता है जो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी का मतलब वो मूव करता है, तो मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है। इसके अंदर जो है आपका ये एक्रोसोम इसको बोलते हैं हम लोग, हेड रीजन को। इसके अंदर जो है आपका एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद जो मिडिल पीस में यहाँ पर आप देख रहे हैं हेड के जिस नीचे में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पर्म को जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस तरह से स्पर्म जो है वो मूवेबल बनेगा, और वो फीमेल गैमिट को सर्च करता है, जो कि स्थिर है, एक जगह फिक्स रहता है, वहाँ पर मूव करके मोटाइल जो है स्पर्म में जो मूवमेंट करके वहाँ जाता है, और फिर फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद जायगोट बनता है। उसके बाद जो हम लोग इसमें 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में जो देखे हैं, वो 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, उसके बाद उसमें सेमिनल वेसिकल है, उसके बाद उसमें बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक एक करके हम उसका देखते हैं क्या रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसा कि यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पर्म जो होता है वो सिंगल होता है और मोटिलिटी इसमें होता है, लेकिन जब इन ग्लैंड में जब स्पर्म रिलीज होता है आपका,
टेस्टिस से जो कि मैच्योर होता है वो चला जाता है आपका। टेस्टिस के बाद जो है वो एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस में वो जाकर के मैच्योर होता है एपिडिडाइमिस में। उसके बाद जो है एपिडाइमिस से कनेक्ट है स्पर्म डक्ट, जो कि स्पर्म को कैरी करके ले आता है, या जिसको हम लोग हैश डिफरेंस बोलते हैं। स्पर्म डक्ट में ही आपका, स्पर्म डक्ट में ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं। और वो जो अपना फ्लूइड जो ऐड करते हैं, सिक्रीट करता है, ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करता है, लिक्विड मटेरियल जो सिक्रीट करता है, उसके कारण जो है इस फ्लूइड में जो स्ट्रक्चर बनता है वो सीमेन कहलाता है। उसके अंदर जो आपका स्पर्म है वो तैरने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, उसको एक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड हो जाता है जिसमें वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है। तो जब ये स्पर्म में फ्लूइड का मात्रा बढ़ जाता है और उसमें जब स्पर्म इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन वही है, फ्लूइड एंड स्पर्म सेल्स आर कॉल्ड सीमेन। फ्लूइड के साथ जब स्पर्म मिक्सअप हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। और वो आता है आपका इस स्पर्म डक्ट से। स्पर्म डक्ट से जो है इन तीनों का सिक्रीशन ग्लैंड का लेने के बाद वो आता है आपका पेनिस को जोड़ता है। और पेनिस जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उससे उसका बाहरी अपर्चर है जहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, और उस यूरेथ्रा से वो रिलीज हो जाता है इन और या डिपोजिट हो जाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो इसमें जो है आपका जो मेन पार्ट है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो रोल है, जो 3 ग्लैंड में, ये सिक्रीट्स एन एल्कलाइन बफर इनटू द स्पर्म डक्ट, वो अपना ऐड कर देता है सिक्रीशन ये स्पर्म डक्ट में, which mixes with sperm, जो स्पर्म के साथ मिक्स कर जाता है, and protect the sperm from the acidic vagina। अगर वेजाइना जो होता है उसमें एसिडिटी होता है तो स्पर्म में ये अपना लुब्रिकेंट एल्कलाइन बना के डालता है, जिसके कारण वो वेजाइना के इरिटेशन से स्पर्म बच सके। उसको ये बना के ये एल्कलाइन मतलब बेसिक सबस्टांस करके जाता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वहां तो एक एल्कलाइन फ्लूइड बनाता ही है जो कि प्रोटेक्ट करेगा वेजाइना के इरिटेशन से, एसिडिटी से स्पर्म को एट द टाइम ऑफ रिलीज। उसके साथ ही साथ ये वाटरी सबस्टांस भी रिलीज करता है इस फ्लूइड में। इस फ्लूइड में इसका भी रोल है। 20 to 30% फ्लूइड ये वाटर देता है जो स्पर्म की मूवेबिलिटी को, लुब्रिकेशन को आसान बनाता है। वही लिखा हुआ है, एक तरह का एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA, a type of protein that helps make सीमेन मोर वाटरी। सीमेन को और वाटरी बनाता है फ्लूइड में उसमें डाल करके, जो कि उस पूरे सीमेन में जो फ्लूइड रहता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का वाटरी फ्लूइड जो रहता है वो 20 से 30% रहता है। तो ये रिलीज कर दिया। स्पर्म तो आपको आया ही, इसमें मूव करेगा आसानी से। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन ऐड करता है आपका इस भैंस डिफरेंस में, यानी उस कैरी करने वाले लॉन्ग आपका स्पर्म डक्ट में, वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है पेयर ऑफ ग्लैंड होता है, ये भी 2 होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीट्स फ्रुक्टोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये स्पर्म को बोलता है रुको भाई, इतना हड़बड़ी क्या है, रुक जाओ थोड़ा, तुमको पूरा और न्यूट्रिशन भी देंगे, तुमको हम प्रोवाइड करेंगे, तुमको एनर्जी के साथ और भेजेंगे, तुम्हारा मोटिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि तुम आसानी से जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सको। तो उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये सेमिनल वेसिकल जो है ये फ्रुक्टोज सिक्रीट करता है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द सीमेन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पर्म और ताकतवर बनकर के और हेल्दी बनकर के उस सीमेन में वो तैरते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड का भी एक और रोल है, ये कॉपर्स ग्लैंड है। इसको हम लोग विलियम कॉपर नाम के एक अंग्रेज सर्जन थे, इंग्लिश सर्जन जिनका नाम था विलियम कॉपर, उन्हीं के नाम पर उन्होंने डेवलप किया। 1738 में डेवलप किया था, जिसके नाम पर इसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी ये जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड है ये भी, जो पेनिस के बेस में रहता है और उससे जुड़ा हुआ आपका जो प्रोस्टेट के नीचे पेनिस के बेस में भी रहता है। और ये मटर के दाने का आकार का 0.4 इंचेस इसका डायमीटर है। वो बहुत छोटा सा मटर के दाने का आकार का 2 ग्लैंड है, पेयर में है। पेयर ऑफ ग्लैंड्स इन द मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉपर्स ग्लैंड है दैट सीक्रेट अ क्लियर विस्कस फ्लूइड कॉल्ड कॉपर्स फ्लूइड, कॉपर फ्लूइड्स के नाम से उसको जाना जाता है, विच लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट्स करता है जो पेनिस के बेस में है, एंड टिप ऑफ द पेनिस। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ यूरिन, मतलब चूंकि ये पेनिस से यूरिन भी रिलीज होता है तो उसकी कुछ यूरिन का एसिडिटी ना रह जाए, उससे स्पर्म को हार्म ना हो, इसलिए ये जो है उससे भी बचाता है आपका बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड। और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एल्कलाइन फ्लूइड रहता है वो वेजाइना के अंदर का जो एसिडिटी है उससे बचाता है। और साथ ही साथ ये वाटरी भी कुछ सबस्टांस रिलीज करता है, म्यूकस ये रिलीज करता है, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है म्यूकस बनाता है जो फ्लूइड को, वाटरी फ्लूइड को थोड़ा और गाढ़ा करता है, मतलब थोड़ा उसको और स्पिलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एंड एसिडिटी ऑफ यूरिन को से वो ये बचाता है, एंड हेल्प्स टू मेक सीमेन अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर स्पर्म। और सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट बढ़ता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए, उसको लोकोमेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए। तो ये था बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड का रोल, और ये तीनों ग्लैंड का रोल हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं जो लास्ट जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका लास्ट पार्ट है पेनिस। तो पेनिस जो होता है इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, विच डिपोजिट्स स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के दौरान जो इजैकुलेट होता है तो वो स्पर्म डिपोजिट करता है वेजाइना के अंदर। मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो पेनिस होता है। इट कंटेन्स यूरेथ्रा, उसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल एपर्चर रहता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। उस यूरेथ्रा का क्या काम है कि इट कैरीज सीमेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन। कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस जिस समय कॉपुलेशन में मदद करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, उससे जो है यूरेथ्रा जो है आपको रिलीज करता है सीमेन, और साथ ही साथ इट ऑल्सो कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यूरिन भी रिलीज करने में ये पेनिस का यूरेथ्रा जो है मदद करता है। सो इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस इज द कॉमन पैसेज फॉर रिलीज ऑफ द सीमेन, दैट इज द गैमिट जो है मेल गैमिट है, स्पर्म के रूप में जो मिला हुआ जो सीमेन है उसको, और साथ ही साथ ये यूरिन रिलीज करने में भी मदद करता है। वो सेम पैसेज है, कॉमन पैसेज है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग अभी पूरा देखे। अब उसके बाद आगे हम लोग स्विच ओवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो निम्नलिखित ऑर्गन्स में बटा होता है। उसमें सबसे मेन ऑर्गन होता है अ पेयर ऑफ ओवेरीज, दूसरा है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑर्गन जो है वो आपका है यूटेरस और ओम, और चौथा ऑर्गन है सर्विक्स, और पांचवा जो होता है वो होता है वेजाइना। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये डायग्राम है। इसमें जो है आपका ये ओवरीज है, ये पेयर ऑफ ओवरीज है, जिसके अंदर जब फीमेल का बर्थ होता है उसी समय जो है इसमें बहुत सारे इमैच्योर, थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं। वो उस समय अविकसित होते हैं, इमैच्योर होते हैं। आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी स्टेज और आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी स्टेज, यानी जब फीमेल का मैच्योरिटी स्टेज आता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, तो ये ओवरी जो है वो मैच्योर कर जाता है और यहाँ के एग भी ये मैच्योर कर जाते हैं, और वही एग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये ओवरी है, आप देख रहे हैं पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पर बनाया हुआ है, आपके लिए हमने डायग्राम ये बना दिया है एक। उसके बाद है ये ओविडक्ट है, ये ऐसे देख रहे हैं, ये पूरा ओविडक्ट है जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद जो आपका ये पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का ये बड़ा सा ऑर्गन जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ये आपका यूटरस है, जिसको हम लोग ओम्ब भी कहते हैं। यूटरस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्ब, इसको हम लोग ओम्ब भी कहते हैं। उसके बाद ये नैरो पैसेज लाइक जो स्ट्रक्चर है ये सर्विक्स है, और नीचे का जो स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है बाहर, जो वो है वेजाइना, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बेबी इधर से ही बाहर आता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है मेल जो है अपना फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना में ही मेल गैमिट यानी स्पर्म को
डिपॉजिट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। तो ये हो गया आपका वेजाइना। और ये इतने सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होते हैं। अब पेयर ऑफ ओवेरी जो होता है उसका क्या काम है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है ओवरी। ओवरी जो है वो गैमिट फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी फीमेल गैमिट एग सेल या जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। साथ ही साथ ये एडोलेसेंस स्टेज आने पर जो मैच्योरिटी स्टेज आता है 11 से 12 वर्ष साल की जो अवस्था है फीमेल में थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी होता है, उस स्टेज में ओवरी मैच्योर करके स्पर्म रिलीज करने के साथ साथ जो है वो 2 फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी का काम यहाँ पर आपको लिखा हुआ कि ओवरीज आर ओवल शेप्ड ये स्ट्रक्चर है, स्मॉल एलमंड साइड पिस्ता बादाम के आकार का छोटा सा आकार का साइड ग्लैंड्स होता है, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, निचले रीजन में होता है, एब्डोमिनल रीजन में, पेट के नीचे वाले रीजन में, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस के दोनों तरफ, ये एक इधर है एक इधर है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, जैसा हमने पहले ही बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए, एग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग एग्स। तो ये एग प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर भी करके रखता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है आपका ओवरी, दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल करता है। तो ये ओवरी जो है वो रिलीज करता है ओवम और एग सेल, इसका पहला काम है। दूसरा काम है ये प्रोड्यूस करता है 2 आपका हार्मोन, जो कि 2 हार्मोन है। ओवरी जो है वो 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है जिसको हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल में ये 2 ओवरी से 2 रिलीज होने वाले फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो जो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी जो प्यूबर्टी स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज जो फीमेल में होता है, मैच्योरिटी स्टेज, उसको वो कंट्रोल करता है। और उस दौरान जो भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज एज वेल एज इमोशनल चेंज, जिसमें शरीर का बनावट से लेकर के आपका आर्म पिट में बाल आ जाना, जो आपका एब्डोमिनल रीजन में है हेयर आ जाना, बॉडी पर हेयर आ जाना, उसके बाद जो है आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना, उसके साथ साथ जो है आपका बहुत सारे चेंजेस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि प्यूबर्टी के स्टेज में जो चेंज होता है उसको कंट्रोल करता है आपका ये एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके साथ ही साथ जो है ये है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कंट्रोल करता है प्रेगनेंसी को। फीमेल के केस में थाई रीजन में जो एक्स्ट्रा मसल्स हो जाते हैं, मतलब मांसपेशियां जम जाती है, तो थाई का रीजन जो है वो चौड़ा हो जाता है और बहुत सारा जो है आपका स्वीट साउंड हो जाता है, आवाज जो है वो मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है, ये सब चेंजेस आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसको ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज और प्यूबर्टी स्टेज में जिसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो एम्ब्रियो में वो डेवलप करता है, उस प्रेगनेंसी स्टेज को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओवरी से जब मैच्योरिटी हो करके हार्मोन के कारण जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो है मैच्योर होकर के ये मैच्योर सेल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं आपको ओवरी से। उस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। एग का रिलीज होना या ओवम का रिलीज होने की प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। सो रिलीज ऑफ ओवम और एग सेल फ्रॉम ओवेरी, यहाँ पर ओवरी लिखना है, फ्रॉम ओवेरी, OVARY, फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन का साइकिल जब शुरू होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्ची। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड मेनार्ची, जो फीमेल का वो भी हार्मोन के कारण कंट्रोल होता है और पहली बार मासिक चक्र आता है, उसको हम लोग मेनार्ची कहते हैं। मेनार्ची जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपको, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ फीमेल बॉडी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल बॉडी करिए इज कॉल्ड मेनार्ची। और ये 12 से 13 साल की अवस्था में आता है। उस दौरान जो है एग रिलीज होता है, वो ओवरी से रिलीज होकर के इस ओविडक्ट में आता है,
14th डे में जनरली होता है, मिड ऑफ द साइकिल। उस स्टेज को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जब एग जो है आकर के ओवरी से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम जो कि ओवरी के बाहर वो पकड़ के रखता है एग को और ला करके यहाँ ओविडक्ट में देता है। तो ओविडक्ट में जो है एग आ जाता है और यहाँ से स्पर्म आने के बाद जो है वो दोनों का फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट takes place and is called fertilization which takes place inside the oviduct। ये ओविडक्ट में होता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि which part is the site of fertilization, तो आपको बताना है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी उसको बोलते हैं। तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इस ओविडक्ट के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे जो है आपका ये जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है। 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, 16 सेल से 32 सेल, 32 से 64, ऐसे ऐसे वो डेवलप करके मास ऑफ सेल्स बनता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर वो टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन डेवलप करता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है, और नीचे आने के बाद इस यूटरस के वॉल पर जो है आपका चिपक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जिसको यहाँ पर हमने आपको लिखा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूटरस के दीवार पर स्पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर के दीवार पर चिपक जाना। सो द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द इनर वॉल दैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया होगा ओव्यूलेशन के बाद, जाइगोट बन जाए, मतलब फ्यूजन हो जाएगा मेल फीमेल गैमेट का, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो आकर के यूटरस के दीवार पर इनर वॉल ऑफ यूटरस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो यूटरस के बारे में भी यहां लिख दिए हैं कि यूटरस इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, कॉल्ड यूटेराइन वॉल, जो यूटरस का वॉल बनाते हैं। इसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। यही इंडोमेट्रियम जो है वो ब्लड से फिल्ड हो जाता है जब एक सेल यहाँ बनता है, तो ये आपका ओव्यूलेशन के दौरान, और एक्स्ट्रा ब्लड ये भरा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एग आया है और अगर यहाँ पर स्पर्म आने के बाद फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, वो एम्ब्रियो बन गया, तो उसको न्यूट्रिशन भी देगा। ये आपका जो यूटेराइन वॉल में जो ब्लड भरा हुआ है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो के लिए, इसके लिए भी वो प्रिपेयर रहता है। अगर यहाँ जाइगोट नहीं बना तो फिर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं किया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, और ये फिर इंडोमेट्रियम वॉल जो है ये रप्चर कर जाता है, और रप्चर करने के बाद जो है इंडोमेट्रियम वॉल के साथ ब्लड रप्चर किया हुआ, इसमें भरा हुआ ब्लड, साथ में म्यूकस, और एक सेल भी जो यहाँ पर था जो फ्यूजन नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्पर्म के साथ, तो ये एक सेल भी डाई हो करके, और वही फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। यानी साइक्लिक प्रोसेस जो है वो लगातार चलते रहता है। और अगर जाइगोट बन जाएगा तो फिर ये ब्लड जो यहाँ पर है वो इंडोमेट्रियम के वॉल पर, इनर वॉल ऑफ द नॉट फॉर्म, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड विथ द स्पर्म देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट अगेन, एंड इफ इट फर्टिलाइज्ड। देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा कैसे होता है। हम लोगों ने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट जो है धीरे धीरे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो है एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बनाने के बाद जो है वो मास ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जब डेवलप करेगा तो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के बाद जो है वो फिर फीटस बनता है, और फीटस बनने के बाद जो है वो फिर आपको गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, यानी पूरा डेवलपमेंट करने के बाद 9 मंथ्स का स्टेज पार करने के बाद वो फिर एक डेवलप बेबी बन करके मदर बॉडी से बाहर आता है। तो एम्ब्रियो के बाद जो है आपका फीटस बनेगा, और फीटस के बाद जो है वो बेबी बनेगा। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस बनता है, तो फीटस वो स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ग्रोइंग एम्ब्रियो और फीटस गेट न्यूट्रिशन थ्रू प्लासेंटा। मदर बॉडी के अंदर जो है, यूट्रस के अंदर जो है प्लासेंटा डेवलप करता है, जिसके जरिए जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस के दीवार पर, और वो ग्रो करने लगता है। धीरे धीरे ग्रो करने के बाद जो
डे आफ्टर डे जो है 3 मंथ्स 4 मंथ्स का जब स्टेज आता है तो उसमें सारे बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। हेड बनता है, आपका नोज बनता है, आई बनता है, ईयर बनता है, उसके बाद बाकी अदर पार्ट्स भी है, लेग्स बनते हैं, हैंड्स बनते हैं, ये सब पार्ट्स जो है धीरे धीरे बनने लगता है। और उस स्टेज को हम लोग फीटस कहते हैं, जो आपको यहाँ पर लिख दिया है हमने कि व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स गेट आइडेंटिफाइड देन इट इज कॉल्ड फीटस। वो भ्रूण बन जाता है, उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। इस समय जो है उसके बाहर, यूट्रस के बाहर जो है एक डिस्क लाइक कवरिंग बन जाता है, जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा का काम है उस डेवलपिंग फीटस को, जो फीटस ग्रो कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और इस दौरान अगर कोई फीकल मैटर भी रिलीज करता है, कोई वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करता है फीटस, ग्रोइंग फीटस, तो वो भी मदर बॉडी के ब्लड के अंदर उसके जरिए पास आउट होता है। तो वही हम लोग देखते हैं कि प्लासेंटा जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका यूट्रस है, जिसको हम लोग ओम भी कहते हैं। तो यूट्रस के चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये यूट्रस जो है ये चारों तरफ से एक पियर शेप नाशपाती के आकार का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आपको हमने बनाया है, ये एक अंदर की तरफ से जो एक ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये पूरा प्लासेंटा है। मेरे पास तो रेड कलर नहीं है, नहीं तो इसको रेड कलर से बनाया जाता है। इसमें पूरा ब्लड फिल्ड प्लासेंटा होता है, जो मदर बॉडी के ब्लड से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इस अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से, जो कि ग्रोइंग फीटस के नाभि में जाकर के उसका कनेक्ट होता है, वहां पर आकर के जो है ये मदर बॉडी से लेकर के न्यूट्रिशन जो है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये फीटस को ट्रांसफर करती है माँ, और इसी माध्यम से जो है उसको नरिशमेंट मिलता है, फूड मिलता है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये प्लासेंटा है, और प्लासेंटा जो है ग्रोइंग फीटस के नाभि से अटैच हो जाता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके माध्यम से जो है न्यूट्रिशन सप्लाई होता है फीटस को, ग्रोइंग बेबी को, जो ग्रो कर रहा है मदर बॉडी के अंदर, जो ग्रो कर रहा है उसको। सो प्लासेंटा इज अ डिस्क शेप स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में ही ये डेवलप करता है, और फॉर द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्या रोल है? तो विलाई ऑन प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा पर एक विलाई जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द यूट्रस। इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो विलाई ऑन प्लासेंटा एम्ब्रियो साइड की तरफ जो रहता है, प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर ब्लड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर नरिशमेंट। और दूसरा एक और रोल है कि वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ से अगर कोई वेस्ट होता है वो भी पास आउट हो जाता है टू द मदर ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा के जरिए वेस्ट को भी ये जनरेट करता है। तो ये प्लासेंटा का फंक्शन है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग ओवरीज का फंक्शन हम लोग देख लिए, ओवरीज का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल हम लोग किए। अब पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब है, दूसरा पार्ट जो है, या फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स भी उसको बोलते हैं। तो ओविडक्ट जो होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट ऑल्सो कैरी द फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो धीरे धीरे खिसकते हुए या धीरे धीरे वो नीचे की ओर आता है, डेवलपमेंट करने के साथ साथ जाइगोट जो होता है, और आकर के यूट्रस के दीवार पर वो चिपक जाता है, इम्प्लांट कर जाता है, फिक्स हो जाता है, इम्बेड कर जाता है, इम्बेडिंग हो जाता है उसका, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हो, हम लोग पहले भी देखे। तो इम्प्लांटेशन इज द फिक्सिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑन द वॉल ऑफ द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। उसके बाद उसमें ओवरी के बाहर जो है एक फिम्बरी भी होता है, फिम्बरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। उसका क्या है कि स्वीप द ओवम, ओवम जो मेच्योरिटी के बाद ओवरी से निकलता है, उसको फिम्बरी जो है वो स्वीप करता है, होल्ड करके ले जाता है आपको ओविडक्ट में। तो फिम्बरी स्वीप द ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब रिलीज होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में, तो ओव्यूलेशन के समय फिम्बरी उसको होल्ड करके, पकड़ करके, स्वीप करके ले जाता है ओविडक्ट में, और वहां पर छोड़ देता है, जहां वो स्पर्म से मिल करके फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, स्पर्म फ्यूज कर जाता है एग के साथ, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है ओविडक्ट के अंदर।
तो फ्यूमरी का ये रोल है। यूट्रस जो है, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, यूट्रस जो होता है पियर शेप्ड ऑर्गन है इन विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप, यानी जिसमें एम्ब्रियो या फीटस जो है वो डेवलप करता है। डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस और ओम। उसी में पूरा जो है डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें कंप्लीट होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुएशन, और यूट्रस की लाइनिंग ही थिक होती है। इंडोमेट्रियम जो है ब्लड से फिल्ड हो जाता है बेबी को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो सेड कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए यूट्रस जो है वो मेंस्ट्रुएशन का साइट भी है, वही मेंस्ट्रुएशन भी शुरू करवाता है। उसके बाद जो है नैरो पैसेज लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस के नीचे रहता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स इट सेपरेट्स द वेजाइना फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस ऊपर है, नीचे वेजाइना है, उसके बीच में एक पतला सा पैसेज है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सो सर्विक्स सेपरेट्स द वेजाइना फ्रॉम द यूट्रस। इट ऑल्सो होल्ड्स द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ये फीटस को सही स्थान पर होल्ड करने में भी मदद करता है, उसका स्थान प्रोवाइड करके। इट डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूट्रस। और जब बेबी का कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है 40 वीक्स, यानी आपका 280 डेज 9 मंथ्स का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, तो ये सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, माने फैल जाता है और धीरे धीरे जो है फीटस को आगे बढ़ने में मदद करता है, और फिर वो मदर बॉडी से बर्थ कैनाल यानी वेजाइना के जरिए बाहर रिलीज हो जाता है। सो द सर्विक्स का ये भी रोल है कि डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूट्रस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और मसल्स जो है वो पुल होता है, जिसके कारण जो है बेबी जो है वो सर्विक्स के माध्यम से डायलेट कर जाता है, फैल जाता है और उसके माध्यम से वो बाहर आ जाता है। उसका लास्ट जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है वेजाइना। इसका काम है इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म इसी माध्यम से एंट्री करता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। मेल पावर और मेल जो है वो डिपॉजिट करता है अपना स्पर्म इन द वेजाइना। सो इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड रिलीज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, ब्लीडिंग जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है, वो ब्लड का वो भी रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड जो है वो भी वेजाइना के जरिए। उसके बाद है इट ऑल्सो फंक्शन एज बर्थ कैनाल। और वेजाइना जो होता है वो बर्थ कैनाल के रूप में भी काम करता है। ये स्पर्म का एंट्री भी करवाता है और बेबी भी नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में, नॉर्मल केसेस में वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और डेवलपिंग जो बेबी है वो डेवलप करने के बाद बर्थ कैनाल से यानी वेजाइना के जरिए बाहर आता है। When egg not fertilized, यही लिखा हुआ है कि if an egg fertilized or not fertilized, 2 स्टेज होगा। तो if an egg fertilized, तो द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो एंडोमेट्रियम है, यानी ओवुलेशन होने के बाद जो है एग भी बन जाएगा। और अगर जाइगोट बना नहीं बना तो वो उस दोनों कंडीशन के लिए जो है यूट्रस यानी पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो तैयार रहता है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड भर जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, दैट इज द एंडोमेट्रियम विल बिकम थिक ड्यू टू फिल्ड ब्लड। एक्स्ट्रा ब्लड आने के कारण वो एंडोमेट्रियम जो है इनर वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो थिक हो जाता है। उसके बाद अगर एग फर्टिलाइज हो गया, इफ एन एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म टू फॉर्म द जाइगोट इनसाइड द ओविडक्ट, देन प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स हो जाएगा, मीन्स नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और जो यूट्रस में के इनर लाइनिंग में जो एक्स्ट्रा ब्लड फिल्ड हुआ था वो डेवलप करके जब एम्ब्रियो आएगा तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए प्लासेंटा के जरिए वो रेडी है, वो प्रिपेयर हो जाएगा। और इसीलिए इनर लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। एक्स्ट्रा ब्लड फिल्डअप होने के कारण वो मोटा हुआ और थिक हुआ, और वो फिर एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फिटस बना करके प्लासेंटा के जरिए न्यूट्रिशन देने के लिए आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इफ एन एग नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ बाय द स्पर्म, जाइगोट विल नॉट फॉर्म, जाइगोट भी नहीं बनेगा। एग जो डाई कर जाएगा कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद जो है, प्लस यूट्रस वॉल जो इनर यूटेराइन वॉल है जिसमें एक्स्ट्रा ब्लड फिल्डअप हुआ था जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए, वो फिर रप्चर हो जाएगा, सेड हो जाएगा, वो जो है वो टूट जाएगा
इंडोमेट्रियम जो है, एंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड भरा हुआ है वो सब ब्रेक कर जाएगा, एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट, द फीमेल हैज अ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगा अगर जाइगोट नहीं बनेगा तब, और उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो गर्ल चाइल्ड में जो है ये सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होना जरूरी है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होगा तभी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होगा तभी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो स्टार्ट होगा और मेच्योरिटी आएगा, और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आएगा तो फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे होगा। तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बार जो आता है उसको हम लोग मेनार्ची बोलते हैं गर्ल चाइल्ड में। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल बॉडी, दैट इज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ची। वो पहली बार जब किसी फीमेल बॉडी या गर्ल चाइल्ड के को पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मासिक चक्र शुरू होता है, तो उसको हम लोग मेनार्ची बोलते हैं। और ये 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्यूबर्टी स्टेज में हार्मोनल चेंज होने के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होने के कारण और ओवरी के मैच्योर होने के कारण ये होता है, और उस समय जो है पहली बार मेनार्ची, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हर मंथ साइकिल कंटिन्यू होता है। जाइगोट बनता है तो उसको न्यूट्रिशन देकर बेबी को फीडिंग कराता है। जाइगोट नहीं बनता है तो वो इनर वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करते रहता है। और ये 40 से लगभग 45 से 50 साल की अवस्था तक चलता है। मेनोपॉज उसको हम लोग बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। सो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल एट द एज ऑफ नियरली 50 ईयर्स, 45 to 50 ईयर्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। वो तो फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर, उसके खान पान और उसके स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली 50 ईयर्स के बाद जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो फीमेल का समाप्त हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा मेनोपॉज हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव लाइफ बंद हो जाएगा। एक भी नहीं बनेगा, और एक नहीं बनेगा तो स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए, लेकिन मेल के केस में ये रिप्रोडक्टिव लाइफ उसका होल लाइफ है, जब तक वो तंदुरुस्त है, हेल्दी है, लगभग होल लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है। तो उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत बड़ा है मेल का। तो ये हम लोगों ने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कैसे कंटिन्यू करता है और कैसे वो स्टॉप करता है। आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स इट विल सीज, दैट इज द मेनोपॉज हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल करने का क्या उपाय है। कि कंट्रासेप्टिव मेथड में टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड टू चेक द फैमिली साइज, पीपुल यूजेज कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो है वो बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यहाँ डिफाइन किया गया कि मेथड्स और टेक्निक्स adopted to prevent pregnancy as a consequence of sexual intercourse is called contraception। इंटरकोर्स होने के बाद जो प्रेगनेंसी को बचाने के लिए जो है इंटरकोर्स का प्रक्रिया चलता भी रहा और प्रेगनेंसी नहीं हो, तो उसके लिए जो हम लोग मेजर स्टेप उठाते हैं या टेक्निक यूज करते हैं उसी को हम लोग कंट्रासेप्शन बोलते हैं या उसी को बर्थ कंट्रोल मेथड बोलते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज फॉर फॉलोइंग रीजन। जो कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यूज करते हैं उसका फॉलोइंग रीजन्स है। क्यों हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं इसको देख रहे हैं। तो उसका है कि टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड चिल्ड्रन। कह रहा है कि हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस या बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करने से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं का जो मूल जड़ है वो पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ने का एक मुख्य कारण है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं। दूसरा है टू मेंटेन द डिस्टेंस और दैट इज कॉल्ड गैप। दो बच्चों के बीच में अंतर रहे बिटवीन टू चिल्ड्रेन एंड टू प्लान द फैमिली साइज। फैमिली साइज हम लोग छोटा कर सकते हैं। टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चिल्ड्रेन, दो बच्चों के बीच में गैप रहेगा तो फैमिली का साइज जो है वो मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ जो है वो माँ भी हेल्दी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी होगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकेगा। इसलिए हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और नो डाउट ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो व्यक्ति को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं। तो ये सब रीजन था जिसके कारण हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड के रूप में। उसके बाद जो है आपका मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, कौन कौन कंट्रासेप्टिव मेथड यूज होता है, बर्थ कंट्रोल का क्या क्या मेथड है,
व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, तो उसमें सब 4 मेथड जो है हम लोग कंट्रासेप्शन का यूज करते हैं। बर्थ कंट्रोल का 4 मेथड्स यूज करते हैं। इसमें पहला मेथड जो है वो है मैकेनिकल और बैरियर मेथड। तो मैकेनिकल और बैरियर मेथड जो होता है वो मैकेनिकल जो प्रिवेंट करना, मैकेनिकली कंट्रोल करना, यानी बैरियर पैदा करना, ताकि जो फीमेल गैमिट है एक उसके साथ मेल गैमिट मिल नहीं सके और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सके। तो इसमें बैरियर मेथड में फिजिकल डिवाइसेस लाइक कॉन्डम्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स एंड डायफ्राम्स फॉर फीमेल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। तो फिजिकल डिवाइस के रूप में इसका यूज किया जाता है। These devices prevents the meeting of sperm and ovum. This method prevents from childbirth. ये मेथड बहुत ही रिलायबल है ज़्यादातर केसेस में, और दोनों से कंट्रोल करता है, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ एज वेल एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD से भी ये बचाता है, रोकता है। इसलिए यूज ऑफ कॉन्डोम दैट एज ए बैरियर मेथड बहुत ही सिक्योर और बहुत ही इजी प्रोसेस है बर्थ कंट्रोल का। उसके बाद दूसरा जो है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में केमिकली मेड पिल्स होते हैं, या केमिकली मेड पिल्स जो होता है, यानी गोली जो होती है वो रासायनिक होती है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस करके यानी हार्मोनल चेंज लाता है, और चेंज ला करके ये बर्थ को कंट्रोल करता है। इसमें क्या है कि दिस मेथड इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, गोलियां, टैबलेट्स, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स जो होता है उसको हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में, OC ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज करते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब है कि मुख की गोली, मुंह में लेते हैं, सखी, सहेली, आपका मालाडी, ये सब गोली जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करके, हार्मोनल चेंज करके प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो इसमें जो है आपका ओरल पिल्स के रूप में प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ये क्या करता है कि माहवारी के समय यानी मासिक चक्र के दौरान जो है एग का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, और एग के फॉर्मेशन को ये केमिकल चेंज करके हार्मोनल चेंज लाता है और एग का फॉर्मेशन नहीं होने देता। और एग ही जब नहीं बनेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एग रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है, उसको ये रोक देगा। एग नहीं बनेगा तो फिर स्पर्म के रिलीज होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। कुछ वेजाइनल पिल्स भी होते हैं, स्मॉल पिल्स होते हैं, जिनको वेजाइना में रखने के कारण जो है वो स्पर्मिसाइड के रूप में काम करता है, स्पर्म को किल कर देता है। तो उसमें आपका है वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स किल स्पर्म सेल्स को ही किल कर देता है। जब मेल पार्टनर जो है वो वेजाइना के अंदर जो है जब स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है या स्पर्म रिलीज करता है, तो स्पर्म जो है वो स्पर्मिसाइड्स के कारण जो है आपका वेजाइनल पिल्स के कारण किल हो जाता है, और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रहता है, बर्थ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जो है दिस मेथड्स हैव सर्टेन साइड इफेक्ट्स। जो ओरल पिल्स है, गोली लेने का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी होता है, बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करता है। इसमें कमर में दर्द होना, बैक पेन होना, हेडेक होना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है जो फीमेल्स को होती है, इरिटेशन होना, जलन होना, और बहुत सारी परेशानियां होती है। इसको साइड इफेक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं इसके केस में। बट दिस पिल्स कैनॉट प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बर्थ कंट्रोल के रूप में यूज किया जा सकता है केमिकल मेथड में। तीसरा है आपका IUCD, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है IUCD, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में कहते हैं इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है IUCD, और ऑल्सो नॉन एज कॉपर टी, भी एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है। दीज आर स्मॉल टी शेप्ड का एक लूप होता है जो यूट्रस को ब्लॉक कर देता है, और यूट्रस में फिट कर दिया जाता है ट्रेन नर्स या डॉक्टर के द्वारा। एक छोटा सा ऑपरेशन करके ये फिट किया जाता है, जो कि स्पर्म की एंट्री को रोक देता है और बर्थ को कंट्रोल करता है। दैट आर इंसर्टेड इन द यूट्रस बाय ट्रेन डॉक्टर और नर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस 2 तरह का होता है। एक होता है कॉपर IUD, जो स्पेशल कॉपर आयन का बना होता है, वो कॉपर रिलीज करता है, रिलीजेज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कॉपर इन द यूट्रस विच वर्क्स एज फॉलोज। और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस को ही ब्लॉक कर देता है, तो फैलोपियन ट्यूब में ऊपर जा नहीं पाता है, ओविडक्ट में पहुंच नहीं पाता है जहां पर एग है। और दूसरा है ये
जब वहाँ पर जाइगोट बनेगा ही नहीं तो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता है, और ये स्पर्मिसाइडल भी होता है, बहुत सारे केसेस में स्पर्म को किल भी कर देता है। और एक दूसरा जो IUCD होता है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, वो है हार्मोनल IUD भी आज का आता है, जो हार्मोनल रिलीजेज हार्मोन्स इन द बॉडी विच प्रिवेंट्स फॉर्मुलेशन ऑफ एग, वो एग नहीं बनने देता है, हार्मोनल IUD होता है, और एग नहीं बनेगा तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये दीज आर द मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव एज ए केमिकल और मैकेनिकल और बैरियर मेथड, केमिकल मेथड IUCD, और एक और लास्ट में है सर्जिकल मेथड। चौथा जो कंट्रासेप्टिव मेथड है या बर्थ कंट्रोल मेथड है वो है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड जो होता है वो परमानेंट मेथड होता है, आप इसको परमानेंट मेथड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको फिर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, दोबारा इसको खोला नहीं जा सकता है। सर्जिकल मेथड दोनों का होता है, सर्जरी किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सर्जिकल मेथड। ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड है या कंट्रासेप्टिव मेथड है। सर्जिकल मेथड दो तरह का है, वैसेक्टोमी एक को बोलते हैं, जो कि मेल में किया जाता है। इन मेल्स वैसेक्टोमी द वैस डिफरेंस, जो स्पर्म डक्ट कैरी करने वाला ट्यूब है जिसको हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं, उसको कट कर दिया जाता है और कट करके उसको ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का रिलीज ना हो सके ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। यह लिखा हुआ है कि इन वैसेक्टोमी द वैस डिफरेंस दैट इज द स्पर्म डक्ट ऑफ मेल इज कट एंड द एंड्स आर ज्वाइंट, उसको काट करके ज्वाइन कर दिया जाता है, विच प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ स्पर्म। दूसरा जो सर्जिकल मेथड है वो ट्यूबेक्टोमी है, जो फीमेल्स के केस में होता है। इन फीमेल्स इन ट्यूबेक्टोमी द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर आ करके आपका एग जो है वो स्टे करता है, रहता है और वेट करता है स्पर्म के लिए ओविडक्ट के अंदर या फैलोपियन ट्यूब को, तो उस ट्यूब को ही काट करके ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का एंट्री उससे नहीं हो सके, और उसी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी या हिंदी में बंध्याकरण या महिला का बच्चा बंद का ऑपरेशन बोलते हैं। तो इन ट्यूबेक्टोमी द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज कट and the two ends are joined, that is sealed, which prevents the entry of sperm. So surgical method is the permanent method of birth control. उसके बाद हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्प्रेड करने वाले, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होने वाले डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सो डिजीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है और दूसरा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में दो तरह का डिजीज होता है, एक HIV एड्स है जो बहुत ही खतरनाक, मतलब अगर डिटेक्ट अर्ली हो जाए तो क्योरेबल है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाद में होगा तो वो क्योर नहीं किया सकता, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जल्दी पता भी नहीं चलता है। तो HIV एड्स जो वायरस के जरिए होता है, और जेनाइटल वार्ड्स भी वायरस से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है, इसको शॉर्ट में हम लोग STDs बोलते हैं। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV वायरस से होता है, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो 3-4 के चीज़ों से होता है। इसमें जो है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम मल्टीपल पार्टनर, बहुत सारे पार्टनर से करने के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये HIV एड्स फैलता है। अगर कोई सिरिंज यानी इंजेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति का कोई अगर हेल्दी व्यक्ति को लगा दिया था उसी इंजेक्शन से तो उससे फैलता है। कोई ब्लेड या कोई सीजर अगर इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करे तो उससे भी फैलता है। ब्लड ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड जो है कोई हेल्दी पर्सन को अगर चढ़ा दिया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है। इससे बचने का उपाय है कि फेथफुल टू योर पार्टनर, सिंगल पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, और अगर इंटरकोर्स करते हैं तो यूज ऑफ कॉन्डोम करके इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये HIV एड्स से बचने का तरीका था। और जेनाइटल वार्ड्स भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं। उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन का 2 डिजीज है STD का, जिसका नाम है गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है।
ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ये होने वाले इन्फेक्शंस हैं जो वेजाइना में हो सकते हैं, पेनिस में हो सकते हैं, और गोनोरिया और सिफिलिस कैन बी क्यूरेबल। ये बैक्टीरियल डिजीज है तो क्यूरेबल है 100%। सो दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर अपने वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।